खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में फेडरेशन ऑफ जियो साइंसेज के तीसरे सेमिनार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए हिमालय विषय पर की चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव किया तैयार। विधायकों ने अभी तक अलग अलग विभागों के 500 से अधिक लगाए सवाल। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। धामी सरकार की रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को सौगात। उत्तराखंड में 3% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार मिलेगा लाभ। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्टिंग का मामला, कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने का विरोध हुआ तेज। यूकेडी ने बताया पहाड़ विरोधी फैसला। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ समेत चोटियों पर हिमपात से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर की चपेट में। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में फेडरेशन ऑफ जियो साइंसेज की तीसरे सेमिनार का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में सतत विकास के लिए हिमालय विषय पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने हिमालय को लेकर अपने विचार रखे। देहरादून के वाडिया हिमालय इंस्टीट्यूट में सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। फेडरेशन ऑफ जियो साइंसेज का ये तीसरा सेमिनार है। वाडिया हिमाचल इंस्टीट्यूट में इस सेमिनार का आयोजन किया गया।
पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। वाडी हिमालय इंस्टीट्यूट में सेमिनार का आयोजन। ने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं और इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप सभी पर्वतों द्वारा जो विचार मंथन किया जाएगा, उस विचार मंथन से बहुत सी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उन सभी को एक साइंस, टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में आहूत होने जा रहा है। इसे लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्वीकृति दी थी। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव तैयार किया है। शीतकालीन सत्र के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार है। शीतकालीन विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। कानून व्यवस्था, वनतरा, रिसोर्ट प्रकरण, भर्ती घोटाला जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने की भी सरकार की कोशिश। शीतकालीन सत्र में 6 से अधिक विधायकों को पारित करने के लिए थामी सरकार अपनी रणनीति तैयार कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने अभी तक अलग अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल लगाए हैं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में शुरू होगा। क्या कुछ तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं? बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में बकायदा 29 नवंबर से आहूत होने जा रहा है। यानी कुछ ही दिनों का अब वक्त शेष रह गया है। यानी आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में सारी तैयारियां राज्य सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है और जिसका एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल की तरफ से इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जिसके साथ साथ इस बार जो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र रहने वाला है उसमें हंगामे के आसार दिखाई देंगे। जहां सरकार विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, वहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को कहीं न कहीं सड़क से लेकर सदन में सरकार को घेरने का मन बना रहा है। और एक रणनीति के तहत विपक्ष एकजुट होकर के तमाम मुद्दों को, चाहे वो सचिवालय कूच किए गए हैं या शक्ति प्रदर्शन में दिखाया गया है या भारत जोड़ो अभियान में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला रहा हो या कानून व्यवस्था रही हो, यूके का मामला रहा हो, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं यहां पर बकायदा कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस इसको लेकर के सड़क से लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा करने का मूड बना चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी हैं। और जहां तक विधानसभा सत्र का सवाल है, क्योंकि अभी सत्र की सत्रावधि घोषित नहीं की गई है, लेकिन तमाम मसौदा तैयार कर चुका है विधानसभा। अगर सचिवालय प्रशासन की बात करें तो पूरी तैयारी विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक हो चुकी है। लेकिन अब सरकार कितने दिन का सत्र कराएगी, ये इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है। यानी आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो सदन विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने वाला है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है, जिसके लिए विधायक अपने अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को प्रश्नकाल के माध्यम से उठाएंगे, जिसमें अभी तक 500 से अधिक प्रश्न लग चुके हैं और अभी और भी प्रश्न लगाए जाने बाकी हैं। जी, वही जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो अहम मुद्दे होंगे जिनके ऊपर विपक्ष सरकार को घेरेगा। बिल्कुल दीपिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की पूरी रणनीति तैयार है। विपक्ष ने देखा है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था वो उत्तराखंड में हावी रहा है। यानी यूके में जिस प्रकार से एसटीएफ ने एक के बाद एक कार्रवाई करी, तमाम बड़े लोगों की गिरफ्तारियां करी, उन गिरफ्तारियों के मद्देनजर उन्होंने जो कोशिश की है उसी को लेकर के भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने का प्रयास सरकार ने किया है। लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। कानून व्यवस्था का मसला उठाते हुए विपक्ष अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम सार्वजनिक न किए जाने
जाने को लेकर प्रदर्शन सड़कों पर भी करता आया है और अब सदन के अंदर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। जहां तक सवाल है कि सरकार क्या जवाब देगी, तो सरकार ने अपने मसौदे के मुताबिक जो विपक्ष रणनीति बनाएगा, जो सवाल पूछेगा, चाहे वो नियम 310 के तहत पूछे या फिर नियम 58 के तहत या ग्राह्यता पर विधानसभा अध्यक्ष इन सवालों को सुनेंगे, तो उसके बाद सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री अपनी सरकार का बचाव करते हुए विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर पूरी तैयारियां यहां पर उत्तराखंड सरकार ने कर ली है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर है। सीएम धामी भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सीएम धामी का स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे हरिद्वार अतिथि गृह धाम कोठी। तो वहीं अतिथि गृह पहुंचने के बाद सीएम धामी कार से भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम के लिए रवाना होंगे, जहां से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री हरिद्वार दौरे पर। सीएम धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा। ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता सरफराज अली मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरफराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा है, उनके दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? हाँ दीपिका, मैं आपको बता दूं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय दौरा है, जो 1:10 पर मुख्यमंत्री जो है पहुंचेंगे भल्ला इंटर कॉलेज स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहाँ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका भव्य स्वागत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां से बाई कार जो जाएंगे धामकोटी जाएंगे। वहां पर जो है ना राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी जो चैंपियनशिप है उसका शुभारंभ करेंगे। उसके बाद वहां पर रहने के बाद उसके मुख्यमंत्री जो आएंगे आवास विकास में आएंगे, वहां पर 2:30 अतिथि गृह में पहुंचकर भल्ला इंटर कॉलेज या मुख्यमंत्री वहां से रवाना हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सीएम धामी ने रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को सौगात दी है। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों का 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार यह लाभ मिलेगा। रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हुई है।
रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी, 3% बढ़ाया गया रोडवेज नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। रोडवेज के नियमित कर्मचारियों को 31% के बजाय 34% मिलेगा महंगाई भत्ता। रोडवेज प्रबंधन ने इसके आदेश किए जारी। कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2022 के अनुसार मिलेगा ये लाभ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता यशराज मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, रोडवेज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि रोडवेज कर्मचारियों की कई दिनों से यह मांगे थी कि उनके पेंशन को उनकी कर्मचारी फीसदी उनको बढ़ाया जाए। इसी को देखकर महंगाई भत्ता भी बढ़ाया गया, जिसमें 3% रोडवेज नियमित कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि नियमित कर्मचारियों को 31% के बजाय अब 34% महंगाई भत्ता मिलेगी। क्योंकि ये चंदन रामदास जो है परिवहन मंत्री, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रोडवेज कर्मचारियों को जो भी परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उससे इन्हें अब निजात दिलाया जाएगा। इसी को देखते हुए रोडवेज कर्मचारी चूंकि बहुत दिनों से इसकी मांगे कर रहे थे, इस मांगों की पूर्ति करते हुए चंदन रामदास ने यह फैसला लिया। यह रोडवेज कर्मचारियों के लिए यह काफी अच्छा फैसला रहा और काफी रोडवेज कर्मचारी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए तो इससे पहले भी रोडवेज कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर चुके थे, लेकिन चंदन रामदास के फैसले से पूरे रोडवेज कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल व्याप्त है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल यूकेटी ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल ने के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट किया जाना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। एरी ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने वाली मानसिकता वही है जो राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राजधानी के मसले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया है। प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नैनीताल कोर्ट को अब शिफ्ट करने को लेकर लगातार विरोध यहां पर जारी हो गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? क्योंकि लगातार सभी पार्टियां जो है वो बीजेपी का विरोध कर रही है, उनके इस फैसले का विरोध करने के लिए लगातार तत्पर उतर रही हैं। जी देखिए, धामी सरकार ने नैनीताल स्थित हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय अब ले लिया है। इसकी चर्चा काफी पहले से चल रही थी मगर सरकार की तरफ से इस चर्चा पर अब कैबिनेट में भी मुहर लग चुकी है। बात करें शिफ्टिंग की तो शिफ्टिंग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां पर अधिवक्ताओं की संख्या तकरीबन 800 है, जिसमें से उत्तराखंड के सभी जिलों से आने वाले 500 अधिवक्ता स्थायी रूप से नैनीताल में रह रहे थे और पार्किंग की व्यवस्था हो चाहे पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वहां पर भीड़ वाला इलाका और अधिवक्ताओं को कोर्ट में पार्किंग भी ढंग से नहीं मिल पाती थी और चैम्बर में भी बैठने की उतनी उचित जगह नहीं थी। और साथ ही साथ जब जज की फ्लीट वहां से गुजरती है तो ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है और पर्यटकों को इस चीज का सामना करना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से, जिस वजह से भीड़ बढ़ जाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शिफ्टिंग भी हो रही थी और होनी भी जरूरी चाहिए थी क्योंकि नैनीताल में अब इतनी जगह बची नहीं है। लेकिन जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, उनका लगातार कहना है कि सरकार ने पहले राजधानी को देहरादून बनाम गैरसैंण जनता को उलझा के रखा। अब यही काम एक बार दोबारा नैनीताल वर्सेज हल्द्वानी में होने वाला है क्योंकि शिफ्टिंग होनी है और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि क्यों ना जो हाई कोर्ट है उसे हल्द्वानी न शिफ्ट करके गैरसैंण में भी शिफ्ट किया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के हरिदत्त वेद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवायल का सल्ट विधायक महेश जीना ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य केंद्र देवालय की सुविधा को जांचा। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकों से अस्पताल में कर्मी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र देवालय में 75 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए खुशियों की सवारी ग्रामीणों को निःशुल्क दवा, दांत चिकित्सक चंदन लैब से 258 जांच निःशुल्क की जा रही है। विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य केंद्र देवालय के चिकित्सकों, एनएम, स्वास्थ्यकर्मी कार्य के प्रति काफी तारीफ की। पहले से हमारे अस्पताल की जो दशा है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ हमारे जितने भी डॉक्टर्स और सभी एनएम वगैरह सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनके लिए हम और हमारे क्षेत्रवासी आभारी भी हैं कि लगातार इनके द्वारा क्षेत्र में किसी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत नहीं आती है कि हमें देखा नहीं गया या हमारे को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं दी गई, दवाई नहीं दी गई, चेकअप नहीं किया गया। ऐसी किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ नहीं हुई है और ये लोग दिन रात अपना श्रेष्ठ सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य अलर्ट नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोड़ा आरसी पंत ने बताया कि डेंगू लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल चौकुठिया, सोमेश्वर, भिकियासेण में डेंगू मरीजों के लिए 4 बेड आरक्षित हैं। हर बेड पर मच्छरदानी लगाई गई है। नगर पालिका से मिलकर नगर फॉगिंग की जा रही है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी मरीजों को बेहतर इलाज की व्यवस्था दुरुस्त की गई है। आशा, एएनएम स्वास्थ्यकर्मी द्वारा डेंगू को लगातार जागरूक किया जा रहा है। सभी लोगों को जागरूक किया गया है। मच्छरों को न पनपने की दिशा में समुचित कार्रवाई की गई है। उसके अलावा अस्पतालों में उसकी समुचित व्यवस्था, जांच की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था है।
और मच्छरदानी जहाँ पे मच्छरों से ये संभावना है, जैसे सोमेश्वर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, भिकियासैंण है, चौखुटिया है, तो वहाँ पे 4-7 बेड आरक्षित भी किए गए हैं। उत्तराखंड के काशीपुर में 2 दिन पूर्व पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज में बाल दिवस के मौके पर 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद 2 दिनों तक चले हंगामे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने 2 दिन के शोक के चलते जहां स्कूल में अवकाश घोषित करते हुए शोक जताया है, तो वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं होने से मोक्ष का 6 अलग अलग विसरा एकत्र कर जांच के लिए लैब में भेजे जाने की बात पुलिस ने कही है, जिसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। वहीं पुलिस ने मृतक छात्र के परिजनों की तहरीर अज्ञात स्कूल कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये परसों जब घटना हुई थी तो जैसे घटना हम लोगों को सूचना मिली पुलिस को, वैसे हम लोग तुरंत स्कूल में पहुंच गए थे। स्कूल में बच्चे की डेड बॉडी को लेकर उसके फादर मौजूद था, तो वहां से तुरंत डेड बॉडी को हम लोग रेस्क्यू करके ले गए, अस्पताल ले गए और उसका पंचनामा पीएम की कार्रवाई करवाई। क्योंकि परिवार के लोग इसमें काफ़ी अग्रेसिव थे, तो और एक छोटे बच्चे की मृत्यु का मामला था, तो इसलिए हम लोगों ने इसमें मेडिकल फॉरेंसिक से इसकी पीएम करवाने के लिए इसको हमने सुचना तिवारी भेजा। कुछ लोगों ने इनके द्वारा इनके डिमांड ये थी कि जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं इनकी तत्काल अरेस्टिंग की जाए। तो इसमें हमने इनको समझाया है कि इस तरह से एक तो हाईवे जाम करना ठीक नहीं है, तो उसको देखते हुए हाईवे खोल दिया गया था। और उसके बाद अभी इसमें जो भी है इसमें इंस्पेक्टर रैंक के हमारे अधिकारी इसमें विवेचना कर रहे हैं और जो भी इसमें फैक्ट्स आएंगे और जो भी एविडेंस मिलेंगे उसके अनुसार इसमें। उत्तराखंड के हरिद्वार में रिक्शा चलाने वाले चालक ने शामली के एक दोस्त के साथ मिलकर 2 ई-रिक्शा चोरी कर ली। मामले का बहादुराबाद पुलिस ने 48 घंटे में चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त बाइक ज्वालापुर और बहादुराबाद से चुराई गई 2 ई-रिक्शा को भी बरामद कर लिया। आरोपियों का आपराधिक इतिहास में निकाला जा रहा है। चोरी की ई-रिक्शा खरीदने वाले को भी बहादुराबाद पुलिस आरोपी बनाएगी। सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान ने बहादुराबाद थाने में मामले का खुलासा किया। कम समय में चोरी का खुलासा करने से एसएसपी की तरफ से इनाम की घोषणा की गई। हालांकि क्षेत्राधिकारी ने राशि का उल्लेख नहीं किया। हमारे एसएसपी महोदय पुलिस टीम ने जो है थाना अध्यक्ष बहादुराबाद रितेश शर्मा के नेतृत्व में जो है इसकी तलाश की गई। तो 2 मुलजिम, एक शामली का और एक दिल्ली का एनआरएल का, संदीप और परवीन, तो इनको जो है गिरफ्तार किया है। इनके पूछताछ करने पे एक ज्वालापुर से हुई चोरी रिक्शा भी रिकवर हुई है। अन्य चोरियों के बारे में इनसे जानकारी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप पूरा होने के बाद विराट बुधवार को परिवार के साथ कुमाऊं पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कैंची धाम के दर्शन किए। दरअसल वर्ल्ड कप में रन मशीन साबित हुए विराट फॉर्म वापसी के बाद बाबा नीब करोली महाराज से आशीर्वाद लेने कुमाऊं पहुंचे। गुरुवार सुबह उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नीब करोली बाबा का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया। केदारनाथ समेत कई चोटियों पर हिमपात हो रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में भी हिमपात हुआ। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आज प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर की चपेट में है। मौसम बदलने से पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर चल रही है। केदारनाथ समेत कई चोटियों पर बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोग ठंड से बचने के लिए अंगीठी और अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। केदारनाथ समेत कई चोटियों पर हिमपात। फिलहाल के लिए उत्तराखंड न्यूज में इतना ही और तमाम खबरों के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।